बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हर रोज़ आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से संबंधित तथा NCERT के 11th और 12th की क्लास की वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसी सीरीज़ में हमने आप लोगों के लिए 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, उसकी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको 4 अंकों वाले और 6 अंकों वाले प्रश्न उत्तरों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। साथ ही ये क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के बहुत ही काम आने वाले हैं पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइएगा। देखिए बच्चों, जब भारत में कैबिनेट मिशन आया तो उसने सजेशन दिया कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर बहुत सारे लोगों की नाराजगी थी, जिसके कारण उनकी जगह 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जब पूरे भारत से, देखो, भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। पहला हिस्सा ब्रिटिश भारत, दूसरा हिस्सा चीफ कमिश्नरी प्रांत और तीसरा हिस्सा देसी रियासतें। जब इन सभी, अब देखो, देसी रियासतों से ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, अगर चाहे तो संविधान सभा में शामिल हो, चाहे तो संविधान सभा में शामिल ना हो। लेकिन जो लोग संविधान सभा में शामिल हुए, चाहे वो देसी रियासत हुई, चीफ कमिश्नरी हुई या ब्रिटिश भारत, उनसे कुल मिलाकर 389 लोगों का चयन हुआ, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से थे और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे। अब 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई और उस बैठक से संविधान की जो प्रस्तावना थी उसे पारित करने की कोशिश की गई, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग और भारत अलग हो गया। अब भारत और पाकिस्तान अलग होने के कारण क्या हुआ, जो संविधान सभा में सदस्य थे उनकी तादाद घटकर कम होगी। अब तादाद रहेगी 299। संविधान में कुल बैठकें हुई 166, 166। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान के गठन की किन्हीं 4 कमियों का वर्णन कीजिएगा। देखिएगा बच्चों, कोई भी चीज़ का निर्माण कराएं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, जैसे प्रभुसत्ता की कमी। बच्चों, ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि जिसने संविधान सभा बनाई है, जिस कमेटी ने संविधान सभा बनाई है या सभा ने संविधान सभा बनाई है, उसमें ज़्यादातर प्रतिनिधि कांग्रेस के थे, इसलिए जो है संप्रभुता की कमी थी। दूसरा रीज़न और लेते हैं कि क्योंकि संविधान पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो जिन लोगों का चयन किया गया था वो प्रति 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चयन किया गया था। लेकिन उन 10 लाख लोगों ने वोट नहीं डाले थे, बल्कि उस इलाके के पढ़े लिखे और सम्मानित मोअज़्ज़ज़ लोगों ने ही वोट डाले थे। इसलिए संविधान सभा जो थी वो जो है उसमें संप्रभुता का अभाव था। फिर प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण किया गया था। ये जो इनमें वर्गीकरण प्रांतों का हुआ वो बिल्कुल अनुचित था। देसी रियासतों को संविधान में मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। देखो, ये भी कमी थी, क्योंकि बाद में पुलिस कार्रवाई करके जो है हैदराबाद को जो शामिल करना पड़ा, और कश्मीर ऐसे ही दूर रह गया, और आज भी कश्मीर का मुद्दा जो विवादास्पद है, जबकि अब इसे धारा 370 हटाकर पूर्ण तरीके से भारत में विलय कर लिया गया, एक तरीके से कहा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर टेररिज्म की समस्या है। चौथा, संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। अलोकतांत्रिक तरीके से कैसे हुआ? लोकतंत्र में सभी लोग वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ था, केवल पढ़े लिखे लोगों ने और अपर कास्ट के लोगों ने, ज़्यादातर वोटें जो हैं अपर कास्ट के पढ़े लिखे लोगों ने ही की थी। तो इस तरीके से जो संविधान सभा का चयन है वो सही नहीं मानते कुछ लोग। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान को जनता नहीं प्राय छोटा सा समूह ही नष्ट कर देता है। इस कथन को से संदर्भ भारतीय संविधान को मजबूती देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उल्लेख कीजिएगा। देखिएगा, सवाल है कि संविधान को जनता नहीं, पूरी जनता नहीं, किसी जनता का छोटा सा समूह ही नष्ट कर देता है।
इस कथन के संदर्भ में भारतीय संविधान को मजबूती देने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई हैं। सबसे पहली बात है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। बच्चों, अगर सत्ता केंद्रीकृत हो तो ऐसे में सत्ता के विखंडन और संविधान के खात्मे का डर रहता है, क्योंकि शक्ति किसी एक के पास होगी तो वो जब चाहे संविधान को बदल सकता है और संविधान में परिवर्तन कर सकता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ संविधान सभा ने क्या काम किया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। कानून बनाने के लिए भी 3 सूचियाँ तैयार कर दी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और जो शक्ति थी उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जब शक्तियों का बंटवारा हुआ, इन शक्तियों के बंटवारे से किसी भी एक वर्ग को, किसी भी एक सिस्टम को इतनी ताकत नहीं मिल पाई जो संविधान का खात्मा कर सके या संविधान को नष्ट कर सके। संवैधानिक निकायों को शक्तिशाली बनाना, जैसे स्वतंत्र चुनाव आयोग। बच्चों, अगर किसी लोकतंत्र को मजबूत चलाए रखना है, मजबूत बनाए रखना है, तो उसमें जो स्वतंत्र न्यायपालिका का होना ज़रूरी है, क्योंकि वही फैसले करता है, वही डिसीजन करता है चुनाव का। अगर चुनाव में धांधली होगी, चुनाव में बेईमानी होगी, तो कोई भी पार्टी जो सत्ता में होगी वो सत्ता से हटेगी नहीं। फिर अब बाध्यकारी मूल्य, नियम, प्रक्रियाओं के साथ कार्यपालिका में लचीलापन तथा साथ ही संविधान में कठोरता का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे नेपाली संविधान निर्माण विवाद विषय का संक्षेप में टिप्पणी लिखना। बच्चों, मैं आप लोगों से बता दूं, नेपाल में 1948 के बाद से लेकर अब तक लगभग 5 बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 1948, 51, 59, 62, 1990 और 2006 के बाद। अब देखो, जब यहाँ पर 2006 के बाद संविधान बनाया गया तो नेपाल में एक मधेसी आंदोलन चला। मधेसी आंदोलन ने क्या किया, राजा की सत्ता को उखाड़ फेंका। उसके बाद फिर संविधान का निर्माण हुआ और अब जो वर्तमान में नेपाल में संविधान चल रहा है वो 2015 में बना हुआ संविधान चल रहा है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बार नेपाल में संविधान बदला जा चुका है। और हमारा संविधान जीवंत संविधान है, 1947 से बना, यानी 51 से लागू हुआ और आज तक वही संविधान चलायमान है। एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से होते हैं? बच्चों, अगर एक सफल संविधान की बात करें, उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? प्रति व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने के लिए उचित कारण होना चाहिए कि भाई मैं संविधान का क्यों सम्मान करूं? भाई हमारा संविधान है, अच्छा संविधान। क्यों अच्छा है? यहाँ पर मौलिक कर्तव्य हैं, धर्म की आज़ादी है, तो हमारे पास कोई ना कोई कारण होना चाहिए। जब लोगों के पास कारण होगा तभी वो इसका सम्मान करेंगे। साथ ही बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों, देखो समाज जो संघर्ष का नाम है, जो वर्ग शक्तिशाली होगा, संख्या में अधिक होगा, वो जो है क्या करेगा, वो अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का नाजायज़ प्रयोग कर सकता है। तो जो कम लोग वाले होंगे, वो जो अल्पसंख्यक होंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। लेकिन संविधान ये प्रावधान करता है कि अल्पसंख्यकों को भी उनका समान अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा समान सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी वर्ग समूह का कोई व्यक्ति हो, उन्हें समान अवसर प्राप्त कराए जाएंगे। ठीक है। छोटे सामाजिक समूहों को शक्ति को मजबूत किया जाएगा। जो छोटे सामूहिक वर्ग हैं, SC, ST, OBC और जो और कमज़ोर तबके हैं आर्थिक या सामाजिक तौर पर, उनकी मदद की जाएगी। और संविधान ऐसे प्रावधान करता है कि उन्हें शक्तिशाली बनाया जाए। फिर समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, यानी कि समाज के जितने भी वर्ग हैं वो सारे के सारे सुरक्षित रहे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। अब बच्चों, हम जब बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की 4 नंबरों की, तो उसमें हम अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्थाओं को स्वीकार किया है, कैसे समझाइएगा? भारतीय संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्थाओं को स्वीकार किया, कैसे? देखिए, संविधान सभा द्वारा सरकार के तीनों अंगों के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया था
कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। जब इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तब ये जो है इधर आधर नहीं भटकेंगे और एक दूसरे को नियंत्रित रखेंगे। दूसरी चीज़ जब हम इसकी बात करेंगे वो है विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा केंद्र सरकार और राज्यों के बीच की शक्तियों का वितरण है। हर आदमी को अपनी लिमिट और अपनी शक्तियों का पता है, वो एक दूसरे की शक्तियों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे की जो शक्तियाँ हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब बच्चों बात करेंगे 6 अंकों वाले प्रश्नों की। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, सविस्तार समझाइएगा। संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान की आवश्यकता देश का सर्वोच्च कानून बनाना। भाई संविधान की आवश्यकता यूँ है क्योंकि हमें देश का सर्वोच्च कानून बनाना है, सरकार का निर्माण करने के लिए, शासन व्यवस्था के तरीके बताने के लिए, सरकार के प्रकार के संघात्मक है, अध्यक्षात्मक है, एकात्मक है या फिर संसदात्मक है, ये सब बताने के लिए इनकी जानकारी देती है। सरकार के अंगों के बीच शक्तियों के बंटवारा करने के लिए, फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ये कारण है जिनके कारण जो है हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों आप पॉइंटों के हिसाब से पेपर में प्रश्न उत्तर लिख के आना, एक पॉइंट का 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से अगर आप 6 पॉइंट लिख के आएंगे तो 6 के 6 नंबर आपको मिलेंगे। भारतीय संविधान की रचना ब्रिटिश मंत्रिमंडल के किस समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इस योजना के प्रस्तावों को सविस्तार समझाइएगा। बच्चों भारतीय संविधान सभा की संरचना जो कैबिनेट मिशन के आधार पर तय की गई थी, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ठीक है। दूसरा, सदस्यों का चयन ब्रिटिश प्रांतों, देसी रियासतों और चीफ कमिश्नरियों से होना था। ब्रिटिश रियासतों प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93, चीफ कमिश्नरी से 4, कुल मिलाकर 389 लोगों का चयन किया जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांट दिया गया था, मुसलमान, सिख और सामान्य में। ठीक है। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनना था, यानी कि प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनना था। फिर देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका और उनके परामर्श से तय किया गया था कि किस तरीके से उन्हें चुना जाना है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बच्चों भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से पहली विशेषता है जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित। जो लोग संविधान सभा में पहुंचे थे संविधान बनाने के लिए वो जनप्रतिनिधि थे, भले ही वो अप्रत्यक्ष तौर पर हों, और लिखित और एक संपूर्ण संविधान तैयार किया। दूसरा, ये संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। तीसरा, नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की याद दिलाता है। चौथा, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। पांचवा, संसदीय शासन व्यवस्था का निर्माण करता है। छठा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी वर्णन करता है। उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। बच्चों भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान कठोर है अनुच्छेद 368 के अनुसार, यानी कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान बहुत ही कठोर हैं, उनमें संशोधन करना बहुत ही कठिन है। उनके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से विधेयक पास हो और आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त हो, यानी विशेष बहुमत हो। लचीलेपन के लिए हम कह सकते हैं कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद के साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सविस्तार बताइएगा। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, कार्य, उपासना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। समानता, सभी प्रकार के भेदभावों का अंत कर दिया गया और भेदभावों से मुक्ति की गई। बंधुत्व, देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार, स्नेह के भाव पैदा करना। धर्मनिरपेक्षता, सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मानने की आज़ादी दी गई। समाजवादी, सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हैं और लोकहित के कार्य जारी रखना है। यह लोकहित के कार्य करना है और समाज को सर्वोपरि माना गया, इसीलिए इसमें समाजवाद के गुण पाए जाते हैं।
सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ है जिसमें सभी विदेशी फूलों को समाहित किया गया। बच्चों, आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान हमने विदेशों से लिए गए हैं, लेकिन हमने विदेशों से वही फूल चुने हैं, यानी वही प्रावधान लिए गए हैं जो बहुत ही शानदार हैं और भारत की परिस्थितियों पर सही बैठते थे, और सभी प्रावधानों पर बहुत लंबा विचार विमर्श हुआ, उसके बाद ही इन्हें लिए गए हैं, जो आज भी हमारे संविधान में विद्यमान हैं और वो हमारे संविधान की शोभा बढ़ा रहे हैं। और दूसरा संविधान जो अथवा में है, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, समझाइएगा। देखिएगा, भारतीय संविधान को उधार लिए गए सिद्धांतों को उधार का टोकरा इसलिए बताया जाता है कि उसमें हमें भांति भांति के देशों और कई देशों के संविधान के रूपों का वर्णन मिलता है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का, और उसमें खुद का वर्णन नहीं है जैसे देशों के संवैधानिक सिद्धांतों के लिए किया जाता है, जिसे हम उधार के ली गई वस्तुओं के रूप में देखते हैं। बच्चों, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।